वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम करेंगे NCERT क्लास 8 का चैप्टर 10 जिसका नाम है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस का मतलब है स्वतंत्रता के बाद। फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक हमारा जो इसमें दिया हुआ है अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, कि एक नया और खंडित राष्ट्र। So let's start the students. When India became independent in August 1947, it faced a series of very great challenges. As a result of partition, 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan. These people had to found homes and jobs. Then there was the problem of the princely state. Almost 500 of them, each ruled by a Maharaja or a Nawab, each of whom had to be persuaded to join the new nation. The problems of the refugee and of the princely state had to be addressed immediately. In the longer term, the new nation had to adopt a political system that would best serve the hopes and expectations of its population. कि हम कहें अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां आई। बंटवारे की वजह से हम कहें कि 80 लाख शरणार्थी जो हैं पाकिस्तान में आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतज़ाम करना, उन्हें रोज़गार देना ज़रूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 5000 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन से चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक जैसी राजनीति व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। यानी कि जब नेशन डिवाइड हुआ तो एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम हम लोगों के सामने आई। अब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्राउड, यहाँ पे है, भीड़ है यहाँ पे। क्या है इसमें हम ये देखते हैं। महात्मा गांधी एशेज बीइंग इमर्स्ड इन इलाहाबाद फरवरी 1948। इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948 को किया गया। Less than 6 months after independence, the nation was in mourning. On 30th January 1948, Mahatma Gandhi was assassinated by a fanatic, Nathuram Godse, because he disagreed with Gandhiji's convictions that Hindus and Muslims should live together in harmony. That evening, a stunned nation heard Jawaharlal Nehru's moving statement over all India radio. Friends and comrades, the light has gone out of our lives and there is darkness everywhere. Our beloved leader, the father of the nation, is no more. अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास के से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्रपति ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी ज़िंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। सो ये जो समय था कि इंडिया के लिए बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। India's population in 1947 was large, almost 345 million. It was also divided. There were divisions between high caste and low caste. 1947 में हम कहें कि भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, between the majority Hindu community and Indian who practice other faiths. हम कहें
कि इसमें बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय भी थे। फिर हम कहें कि द सिटीजन्स ऑफ दिस वास्ट लैंड स्पोक मैनी डिफरेंट लैंग्वेजेस, wore many different kinds of dresses, ate different kinds of food, and practiced different professions. How could they be made to live together in one nation state? इस विशाल देश में लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावे भी हम कहें कि उनमें भी भारी फर्क था। उनके खान पान, काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र, राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? तो इट इज़ रियली वेरी, हम कहें कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन ऑन दैट टाइम वी हैव टू बी फेस व्हेन वी आर गॉट आवर इंडिपेंडेंस. So there will be population problem, job problem, and there will be poverty problem, food problem. We have to be faced on that time. The problem of unity was added, the problem of development. At independence, the vast majority of Indians lived in the villages. Farmers and peasants depend on the monsoon for their survival. So did the non-farm sector of the rural economy. For if the crops fail, barbers, carpenters, weavers, and other service group would not get paid for their services either. एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था की हम कहें कि गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में हम कहें, फिर हम बात करें कि जिस तरह से in the cities, factory workers lived in the crowded slums with little access to education or health care. Clearly, the new nation had to lift its masses out of poverty by increasing the productivity of agriculture and by promoting new job creating industries. कि शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चंगुल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना ज़रूरी था, बल्कि नए उद्योग धंधों का निर्माण करना भी, जहाँ लोगों को रोज़गार मिल सके, एक बड़ा मुश्किल काम था. Unity and development had to go hand in hand if the divisions between different sections of India were not healed. एकता और विकास की प्रक्रिया को साथ साथ चलना था. अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों के रूप ले सकते थे. They could result in violent and costly conflicts, high caste fighting with low caste, Hindu with Muslims, and so on. After the same time, if the fruits of economic development did not reach to the broad mass of the population, it could create fresh division. For example, between the rich and the poor, between the cities and the countrysides, between regions of the India that were prosperous and regions that lagged behind. कि हम कहें कि लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे पड़ने वाले थे. कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो किसी वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी. दूसरी तरफ हम कहें कि अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के हिस्से को नहीं मिलते तो ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था. ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फ़र्क पैदा हो सकता था. तो हमने देखिए कि पिछले जो चैप्टर्स हमने पढ़े स्टूडेंट्स, उनमें हमने कि किस तरह से पूरा देश एकजुट होकर आज़ादी के लिए लड़ा था. लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली, यहाँ पे ऊंच नीच, धर्म, जाति, रंग, इनको लेकर जो हम कहें कि जो प्रॉब्लम्स थी वो जनता में काफ़ी हद तक बढ़ गए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन. एक नए संविधान की रचना. Between December 1946 and November 1949, some 300 Indians had a series of meetings on the country's political future. The meetings of this Constituent Assembly were held in New Delhi.
but the participants came from all over India and from different political parties. These discussions resulted in the framing of Indian Constitution, which came into effect on 26 January 1950. दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी हम कहेंगे राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। One feature of the Constitution was its adoption of universal adult franchise. हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान जो है वो किया गया था। All Indian above the age of 21 would be allowed to vote in state and national elections. कि इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनाव में वोट देने का अधिकार था। This was a revolutionary step, for never before had Indians been allowed to choose their own leaders. In other countries such as the United Kingdom and the United States, this right had been granted in stages. हम कहें कि यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार हम कहें कि टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। फिर हम कहें the first only man of the property had the vote. The then men who were educated were also added on. Working class men got the vote only after a long struggle. Finally, after a bitter struggle for their own, American and British women were granted the vote. On the other hand, soon after independence, India chose to grant this right to all its citizens, regardless of gender, class, और एजुकेशन। हम अमेरिका और ब्रिटेन की बात कर रहे थे कि वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को हम कहेंगे काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद ये अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू हम कहें संघर्ष के बाद। इसके विपरीत हम बात करें कि भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद ये फैसला ले लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हों या गरीब हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। यानी भारत एक ऐसा देश था जिसने आज़ादी के तुरंत बाद इस तरह का डिसीज़न लिया कि वहाँ पे वोट करने का अधिकार सभी को दिया जाएगा, इट मे बी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड। आगे हम बात करें, अ सेकेंड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज दैट इट गारंटीड इक्वलिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स regardless of their caste or religious affiliation. These were some Indians who wished that the political system of the new nation be based on Hindu idols and that India itself be run as a Hindu state. They pointed to be the example of Pakistan, a country created explicitly to protect the interest of particular religious community, the Muslims. However, the Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru was the opinion that India could not and must not become a Hindu Pakistan. संविधान की दूसरी हम कहें कि एक बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या हम कहें कि किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान पाया गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका संगठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हित की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और न ही बनना चाहिए। Besides Muslim, India also had large population of Sikhs and Christians, as well as many Parsis and Jains. Under the new constitution, they would have the same right as Hindus, the same opportunities when it came to seeking job in government
और द प्राइवेट सेक्टर सेम्स राइट बिफोर द लॉ। मुसलमानों के अलावा भारत में हम कहें कि सिख, ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन और अन्य धर्म के लोग भी रहते थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान दिया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। अब इसमें आपका आता है थर्ड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।